हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं फरजंद अली फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप सैलरी पर्सन है, यानी आपको तनख्वाह मिलती है, आपको सैलरी मिलती है और आप ऑप्ट करना चाहते हैं ओल्ड रिजिम को, ओल्ड रिजिम की इनकम टैक्स की रिटर्न आप कैसे जमा करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप ओल्ड रिजिम में जा सकते हैं, यानी 80C की आपको डिडक्शन लेनी है, या अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट की अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, या आप HRA की डिडक्शन लेना चाहते हैं, या आप अंडर सेक्शन 80 TTA की या TTB की आप डिडक्शन लेना चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी डिडक्शन है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या ऐसा अमाउंट खर्च किया है जिसकी डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80 में जितनी भी डिडक्शन है वो लेनी है, तो आपको ओल्ड रिजिम में जाना पड़ेगा, यानी ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। साथ साथ ये भी बता दूँ कि आपको अगर इनकम टैक्स की रिटर्न खुद जमा करनी है तो आपको अपना फॉर्म 26AS और ASI यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है और उसमें देखना है जो ट्रांजैक्शन उसमें शो हो रही है वो ट्रांजैक्शन आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखानी है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर इनकम टैक्स का नोटिस तैयार रखा हुआ है आपके घर के लिए। वह नोटिस आपके घर पर आएगा। घर पर आने का मतलब कि आपके पेन नंबर पर वो आ जाएगा। तो इसलिए आप अपना फॉर्म नंबर 26AS और ASI को देखें और उसके अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से जमा करेंगे अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हैं। अब हम देखिए आ गए हैं स्क्रीन पर और मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ओल्ड रिजिम में कैसे जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आने के लिए हमें गूगल पर सर्च करना पड़ेगा ई फाइलिंग इनकम टैक्स। जब हम यहाँ पर ई फाइलिंग इनकम टैक्स को सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो होम पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी और ये देखिए ये है इनकम टैक्स की वेबसाइट का इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा लॉगिन और दूसरा रजिस्टर। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर कैसे करते हैं इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में रजिस्टर कैसे करते हैं और आप रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ दिखाई देगा और इंटर योर यूजर ID। यहाँ पर यूजर ID देंगे, पेन नंबर। हमेशा इनकम टैक्स में यूजर ID पेन नंबर होती है और यहाँ पर हम अपना पेन नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पासवर्ड देंगे और ये मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से लॉगिन हो गई है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले आपको अपना फॉर्म नंबर 26AS देखना है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS देखना है। उसमें देखना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रही है। अगर वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो शो कर रही है AIS में आपने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में उसको नहीं दिखाया है तो के लिए फिर इनकम टैक्स का नोटिस आपके लिए तैयार रखा हुआ है और इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फिगर या अमाउंट या ट्रांजैक्शन आपके AIS में शो हो रहे हो वो ट्रांजैक्शन आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ज़रूर दिखाने हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपके पास नोटिस आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने के लिए। अब देखिए हम रिटर्न जमा करने जा रहे हैं अपनी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ई फाइल पर कर्सर रखना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर कर्सर रखने के बाद क्लिक कर देंगे और फिर यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर करेंगे तो हमें इनकम टैक्स की असेसमेंट ईयर 2025-26 की रिटर्न जमा करनी है।
तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके 2025-26 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमें ऑनलाइन जमा करना है तो हम यहाँ ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और फिर आगे देखिए यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रही है, तो हमारी क्योंकि इंडिविजुअल है, अगर कुछ सिलेक्ट ना हो रहा हो तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। अब यहाँ पर कौन सी आपको ITR यहाँ पर जमा करनी है वो चूज करनी है, तो हमें ITR 1 जमा करनी है, तो हम यहाँ पर ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी सैलरी की इनकम है। अब फिर इसके बाद फिर प्रोसीड विद ITR 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, इसको ओके कर देंगे और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर है प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। तो इसमें आपको बता रहे कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा क्यों करना चाह रहे हैं। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी हमारी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। फिर उसके नीचे रीजन लिखे हुए हैं फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन, यानी जो नीचे रीजन दिए हुए हैं इसकी वजह से हम रिटर्न जमा कर रहे हैं। तो उसमें कुछ रीजन है, जैसे डिपॉजिटेड अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है हमारे करंट अकाउंट में, या 2 लाख रुपए से ज़्यादा हमने बाहर विदेशों में यात्रा पर खर्च किए हैं, या हमारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल है, या अदर है। तो इन किसी पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा इनकम है तो आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे, अदर पे सिलेक्ट करेंगे तो वो भी चलेगा। तो मैं अदर पे सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर देंगे या ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न समरी, रिटर्न समरी में अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, वेरीफाई योर लायबिलिटी डिटेल। तो हमें एक एक करके इन सभी पार्ट्स को कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है सारी, यहाँ पर आपको नाम वगैरह शो करेगा, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेन नंबर शो करेगा और आपका एड्रेस शो करेगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शो करेगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट के सामने एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर एडिट पे आप क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आप एडिट करना चाहते हैं वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ एड्रेस में चेंजेस किए हैं और मैंने देखिए अब इसमें एड्रेस में चेंजेस करने के बाद जो सेव का एक ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपका एडिट हो जाएगा और एडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्क्रॉल डाउन करके फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपका जो सर्विस है उसकी नेचर क्या है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई है, CG पेंशनर है, आप हैं क्या। अगर आप इससे रिलेटेड है तो वही सिलेक्ट कीजिएगा और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में हैं तो फिर आपको अदर सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में अदर है तो मैं यहाँ पर अदर पर सिलेक्ट करूँगा और अदर पर सिलेक्ट करने के बाद फाइलिंग सेक्शन, फाइलिंग सेक्शन में होता है अगर आप 31 जुलाई या ड्यू डेट होती है उससे पहले अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करना है। वैसे बाय द डिफॉल्ट यही सिलेक्ट हुआ मिलेगा आपको। और फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट चीज़ यह है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब आपको न्यू रिजिम में जाना है या ओल्ड रिजिम में जाना है, क्योंकि बाय द डिफ़ॉल्ट आपको न्यू रिजिम दी गई है। अगर चेंज करना चाहते हैं रिजिम तो आपको यस पे सिलेक्ट करना होगा और अगर आप अपनी रिजिम को चेंज नहीं करना चाहते तो आपको नो पे रहना होगा। तो मुझे ओल्ड रिजिम में जाना है तो मैं यस पर सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे डिडक्शन लेनी है। अब यस पे सिलेक्ट करने के बाद फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना बैंक को ऐड करना है और वैलिडेट करके ऐड होती है। जैसे ही आप बैंक पे डिटेल पर क्लिक करेंगे तो फिर वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना और IFSC कोड डालना है, फिर OTP जाएगा और फिर ये वैलिडेट हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऐड हो जाएगा अगर आपकी डिटेल बैंक अकाउंट के डिटेल से मैच हो रही है। फिर उसके बाद कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन
कंफर्म हो गई है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के पार्ट्स को हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी इनकम के सोर्सेज है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। ऊपर सैलरी क्या होगा, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपको सोर्सेज शो हो जाएंगे। तो फिर आपको एक एक करके अपने जो भी इनकम के सोर्सेज हैं उनको कंफर्म करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले ऊपर देखता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, अब यहाँ पर जो अमाउंट शो हो रहा है, अब आपको ये देखना है कि जो अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है वही मेरा अमाउंट फॉर्म नंबर 16 में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके फॉर्म नंबर 16 में अलग अमाउंट है और यहाँ पर अलग अमाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। या कभी कभी ये होता है कि आपने एक साल में 2 जगह काम किया, तो एक एम्प्लॉय ने तो आपकी यहाँ पर शो कर दिया है, अपनी टीडीएस में शो कर दिया है, दूसरे ने नहीं शो किया है। तो उस केस में आपको जो दूसरा एम्प्लॉय है जिसने फॉर्म नंबर 16 नहीं दिया है तो उसकी जो भी इनकम होगी उसको ऐड करके यहाँ पर आपको अपनी इनकम शो करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, यह क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पर ऑप्शन होगा सैलरी का अमाउंट डालने का, वहां पर आप सैलरी का अमाउंट डाल देंगे। आपको अपनी करेक्ट सैलरी का अमाउंट देना है। इसके अलावा ये भी है कि बहुत से लोग फॉर्म 16 नहीं देते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर किसी ने फॉर्म 16 नहीं दिया है तो भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। आप खुद अपनी कैलकुलेशन करिएगा, जितनी सैलरी मिली है वो सारी की सारी सैलरी को जोड़ लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है तो उसके नीचे लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17 और सब सेक्शन 1, इसके आगे कॉलम है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी सैलरी मिली है उसको यहाँ पर डालना है। अब देखिए सैलरी का अमाउंट सही करने के बाद या फिल करने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पर एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। तो अब आपको ये देखना है आपको जो जो एग्जाम्प्ट अलाउंसेस मिले हैं उसके सामने आपको अमाउंट डालना है और जो जो आपको नहीं मिले हैं उनको यहाँ से हटाना है। जो डिलीट लिखा हुआ है डिलीट पे क्लिक करके आपको एक एक करके ये सारे के सारे अलाउंसेस हैं उनको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अब ये देखिए मैंने डिलीट कर दिए। अब ये मेरा है अलाउंस मीट टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड हाउस रेंट अलाउंसेस, तो मुझे HRA का चाहिए तो मैं यहाँ इसको डिलीट नहीं करूँगा। फिर उसके लिए आगे देखिए शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल ये दिया हुआ है शेड्यूल 10 सब शेड्यूल 10A हाउस रेंट अलाउंसेस। तो यहाँ पर आपको हाउस रेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल करनी है। अगर वो यहाँ पर फिल नहीं करोगे आप तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पिछली सालों में ये होता था कि सिर्फ आपका जो हाउस रेंट अलाउंसेस होता था उसका अमाउंट डालना होता था, लेकिन उसका लोग गलत इस्तेमाल करते थे। तो गवर्नमेंट ने इस बार से ये इन्फॉर्मेशन पूछ लिया है कि आपका टोटल कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला है और आपने टोटल कितना रेंट पेड किया है और आपकी टोटल सैलरी कितनी है। तो उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जेम्पशन मिलती है HRA की। तो उसका फॉर्मूला ये है कि देखिए सबसे पहला है आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है, फिर दूसरा है कि आपने हाउस रेंट कितना दिया है, तीसरा है हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, और चौथा होता है अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं यानी आपने किराया मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिया है तो 50% सैलरी का, और अगर आप अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो है 40%। और मेट्रोपॉलिटन सिटी तो आपको पता ही होगी, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटी कही जाती हैं। इनके अलावा किसी शहर में रहते हैं तो फिर आपको 40% अपनी सैलरी का अमाउंट लेना है, और इन चारों में जो भी अमाउंट कम होगा वही एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अमाउंट दे दिया है और फिर जो भी एलिजिबल अमाउंट है HRA का वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब मेरे केस में देखिए यहाँ पर एक्चुअल HRA रिसीव हुआ है 2,88,000 रुपये का, और उसने रेंट पेड किया है 2,64,000 रुपये का, और फिर बेसिक सैलरी उनकी है 4,44,000 रुपये की, और फिर 50% ऑफ सैलरी का अमाउंट
पड़ेगा 2,22,000 रुपये का। तो अब इन चारों में सबसे कम वाला अमाउंट कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए सबसे कम वाला अमाउंट है ये एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अमाउंट बैठा 2,19,600। तो हमारा जो एलिजिबल अमाउंट है HRA का वो यहाँ पर शो हो रहा है 2,19,600 और ये लिखा हुआ भी है एलिजिबल एग्जेम्प्ट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। अब फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यह नेट सैलरी शो हो गई है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के 50,000 है, क्योंकि ओल्ड रिजिम में 50,000 का ही आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और लास्ट में देखेंगे इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया। ये माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन और फिर ये सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी का जो पार्ट है वो सारा हो गया है। और अब ये देखिए यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का ये अमाउंट शो हो गया। अगर हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो हम यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और जो भी हमें रेंट मिला है वो वहाँ पर फिल कर देंगे। और फिर देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दिया है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ऐड अनदर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको उसका ब्रेकअप देना है, उसके लोन की डिटेल वगैरह देनी है सारी। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर ये देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा हुआ है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है जो इंटरेस्ट वगैरह मिलती है एफडी से या सेविंग अकाउंट से या डिविडेंड वगैरह मिलती है या और किसी तरह से आपको मिलता है इंटरेस्ट या कोई और अमाउंट मिलता है तो वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो करेगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट अगर कोई आपको मिला है, या यहाँ पर कोई एफडी से इनकम मिली है, इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ शो होगा, या कोई और अदर है वो, या आपका पिछले साल रिफंड हुआ था अमाउंट तो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान से देखना है कि जो भी अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है वो आपके AIS में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो आपके AIS में शो हो रहा है और यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आपको वो अमाउंट यहाँ पर शो करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ एडिट लिखा हुआ है, एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करने के बाद देखना है कि कितना अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट कितना है। तो आपको एक्चुअल अमाउंट ही देना है। तो ये देखिए मेरे केस में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है लेकिन मेरे AIS में अमाउंट ज़्यादा शो कर रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट सही करना है तो उसके लिए देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और एडिट पे हम क्लिक कर देंगे। और एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग लिखा हुआ, उसके सामने अमाउंट लिखा हुआ है। जो सही अमाउंट है वो यहाँ पर हमें डालना है और सही अमाउंट डालने के बाद सेव लिखा हुआ है, यहाँ सेव पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट सही हो जाएगा। ऐसे ही और कोई भी अमाउंट है वो आपको सही करना है और सही करने के बाद फिर देखिए इस तरह से आएगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर दोबारा से आपको वहाँ जाना है, फिर चेक करना है कि आपका और अमाउंट सही है या नहीं है। तो अगर आपका सही है तो इसी को रहने दीजिए और अगर यहाँ पर कोई अमाउंट को चेंजेस करनी है तो फिर आप जो मैंने अभी बताया है वैसे ही आपको वो अमाउंट चेंज करना है, उसको सही करना है एडिट पे क्लिक करने के बाद। अब मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो भी अमाउंट है वो सही हो गया है। अब उसके बाद आगे देखिए एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम के यहाँ पर अमाउंट देना है। एग्जेम्प्ट इनकम वह इनकम होती है जो पैसा तो आया है लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे आपको LIC वगैरह से पैसा मिला है तो LIC का मिला हुआ पैसा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर दिखाना ज़रूरी होता है। जैसे PF का पैसा मिला है तो यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है, या किसी को और तरह से पैसे मिला है जो टैक्सेबल नहीं है लेकिन यहाँ पर उसको दिखाना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर देखिए ऐड अनदर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और वहाँ पर अलग अलग आपको आइटम मिलेंगे तो वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके सामने अमाउंट डालना है। वो अमाउंट डाल करके सेव कर देना है तो फिर यहाँ पर अमाउंट शो करेगा। अब इसके बाद है इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे मैंने आपको बताया रूल है कि अगर आपके पास 1,25,000 रुपए तक का कोई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो फिर आप
फॉर्म नंबर 1 में ही इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि 1,25,000 रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। लेकिन उसको दिखाने के लिए यहाँ पर टोटल सेल कंसिडरेशन का अमाउंट डालना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कितने रुपए में वो बाई किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा कैपिटल गेन का अमाउंट। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 1,25,000 रुपए से ज़्यादा का कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। अगर 1,25,000 रुपए से ज़्यादा का कैपिटल गेन हुआ है तो आपको फॉर्म नंबर 1 नहीं जमा करना, आपको बनना है फॉर्म नंबर 2 यानी ITR 2 में आपको अपनी रिटर्न जमा करनी है। तो देखिए अब ये मेरा पूरा हो गया है और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तो देखिए यहाँ पर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, इसका पार्ट मेरा कंफर्म हो गया है। और अब नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन हमें लेनी है, तो उसके लिए हम टोटल डिडक्शन वाले जो पार्ट है उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सारी जितनी भी डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं, और जो जो आपको डिडक्शन चाहिए उसके सामने एडिट लिखा हुआ है, वहाँ एडिट पे क्लिक करनी है और आपको अपना अमाउंट डालना है और उसकी डिटेल डालनी है। तो ये देखिए मुझे 80C की डिडक्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐड एनदर। अगर आपको कोई भी 80C की डिडक्शन लेनी है तो यहाँ पर ऐड एनदर पे क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पर फिर आपको डिटेल देनी हुई है। जैसे आपने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर देखिए देना पड़ेगा कि LIC में कितना रुपए जमा किए हैं और उसकी पॉलिसी नंबर देना है। अगर जैसे आपने एक से ज़्यादा पॉलिसी पर पैसे पेमेंट किया है तो ऐसे ही एन अदर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके सभी जो भी अमाउंट पेड किए हैं अलग अलग पॉलिसीज पर वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, पॉलिसी नंबर देना है और आपको अमाउंट देना है। इसके बाद अगर आपकी कोई बच्चों की फीस वगैरह दी है तब भी आपको ऐड एनदर करना है और बच्चों की फीस का अमाउंट डालना है और वहाँ पर फीस की रसीद नंबर वगैरह जो भी हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या PF में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वहां पर जो भी PF में इन्वेस्टमेंट किया है उसका अमाउंट और PF का अकाउंट नंबर डालना है। तो इस तरह से 80C में जो जो आपने डिडक्शन ली है या लेना चाहते हैं उसकी यहाँ पर टोटल डिटेल डालनी है और फिर उसका जो भी टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो करेगा और फिर उसकी एलिजिबिलिटी टोटल सिस्टम शो करेगा कि इतने रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी एलिजिबिल कितनी है। अब ये देखिए मैंने सारे यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब इसको स्क्रॉल डाउन करके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पर शो होने लगा है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है और अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ये अमाउंट शो कर रहा है मेरा। तो ये एलिजिबल हो गई कि इतना का आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर इसके अलावा और भी डिडक्शन है जैसे 80CCC वगैरह है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो अब नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन में देखेंगे कि आपको कौन कौन सा डिडक्शन चाहिए। अब मुझे 80D का डिडक्शन चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया है उसका डिडक्शन मिलता है। उसके लिए मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा और अब वो देखिए इस तरह से है। अब यहाँ पर लिखा हुआ वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स कोई भी नहीं है सीनियर सिटीजन। तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करके फिर देखिए यहाँ पर ऐड एनदर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको अपनी पॉलिसी की डिटेल देने का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ इंश्योरर, तो कि इंश्योरर कौन क्या है और पॉलिसी नंबर और यहाँ पर अमाउंट देना है। तो इसमें 25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद यहाँ सेव कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया और सेव कर दिया और सेव करने के बाद जो भी एलिजिबल अमाउंट है वो यहाँ पर शो करेगा क्योंकि यहाँ 25,000 रुपये तक की छूट होती है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना भी डालोगे लेकिन यहाँ पर 25,000 रुपये की ही डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबल अमाउंट शो होने लगा कि इतने रुपये का एलिजिबल अमाउंट है। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबल अमाउंट शो हो गया 80D का। फिर इसके बाद और भी डिडक्शन है, आप अगर डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एडिट पे क्लिक करिएगा, फिर वहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा। अब मुझे एक डिडक्शन और चाहिए और वो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80TTTA। 80TTA की 10,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलती है अगर आपकी टोटल इंटरेस्ट 10,000 रुपये तक है। अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो 10,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन यहाँ मिलेगा और 10,000 से आपका ज़्यादा है तो 10,000 तक ही मिलेगा, कम है तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब उसके लिए TTA के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना मिला है आपको वो यहाँ पर हम देंगे और फिर एलिजिबल अमाउंट है वो यहाँ पर आपका
ऑटोमेटिक शो करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर अमाउंट डाल दिया और यहाँ सेव कर देंगे। अब ये फिर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए मेरा टोटल डिडक्शन का अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका डिडक्शन का अमाउंट कितना है। फिर उसके बाद टैक्स पेड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए जो भी TDS कटा है या आपने जो भी टैक्स पेड किया है, एडवांस टैक्स पेड किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है वो यहाँ पर शो करेगा। अगर यहाँ पर कोई डिफरेंसेस है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है जो भी अमाउंट आपने पेड किया है, या TDS में डिफरेंसेस है तो भी आप यहाँ पर एडिट में जा करके जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट है जो आपका फॉर्म नंबर 26 AS में शो हो रहा है वो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और फिर उसको कंफर्म कर देंगे। तो देखिए मेरा टैक्स पेड अमाउंट है ये मेरा कंफर्म हो गया है। फिर उसके बाद वेरीफाई योर लायबिलिटी डिटेल्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो भी टैक्स है वो यहाँ पर आपको शो करेगा और देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना टैक्स है और कितना इंटरेस्ट वगैरह है सब आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा टैक्स पेड कितना है और टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। तो देखिए मेरे केस में टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा बैठ रही है और टैक्स पेड कम हुआ है, तो हम पहले इनकम टैक्स को पेड करेंगे। और इनकम टैक्स को कैसे पेड करते हैं ये मैंने वीडियो में आपको बता दिया है, और इसके अलावा आप यहाँ से भी पेड कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स का चालान हम कई तरह से जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, डायरेक्ट या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन होता है ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं या चालान क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप चालान क्रिएट करना चाहते हैं तो चालान को क्रिएट करिएगा और फिर वो चालान बैंक लेकर जाइएगा, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। जब आप पेमेंट कर देंगे चाहे वो ऑनलाइन हो या आप ऑफलाइन पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगी। अगर आपने ऑनलाइन जमा किया है तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने ऑफलाइन जमा किया है तो जाहिर सी बात है बाद में आप लॉगिन करेंगे। तो बाद में लॉगिन करने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ पर चालान को डाउनलोड करना है। तो चालान को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रखेंगे, फिर उसके नीचे ई पे टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा सेव्ड ड्राफ्ट और जनरल चालान और पेमेंट हिस्ट्री। तो ये पेमेंट हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके चालान पेड हो रहे हैं उसकी यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी। फिर आपने जो चालान पेमेंट किया है जो इस साल का है तो उसको डाउनलोड करने के लिए एक्शन के नीचे 3 डॉट लिखे हुए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हमारा चालान डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हम सेव करके रख लेंगे और सेव करने के बाद चालान को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद फिर हमें चालान की डिटेल अपनी ITR में शो करनी है। वो शो करनी है पेड में, जहाँ पर लिखा हुआ है चालान पेड। तो उसके लिए फिर दोबारा से हमें इनकम टैक्स की रिटर्न को ओपन करना पड़ेगा शुरू से ही। यहाँ पर दोबारा से शुरू करेंगे जो पहले हमने शुरू की थी। तो यहाँ पर ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर कर्सर रखेंगे, फिर आगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर और फिर ऑनलाइन रिटर्न, फिर कंटिन्यू पर, फिर यहाँ पर रिज्यूम फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि जो भी हमने पहले डेटा दिया था वो हमारा डेटा ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए इस तरह से सारे हमारे पार्ट है ये कंफर्म हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पर कम शो हो रहा है और हमारी टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टैक्स पेड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऐड करना है चालान। उसके लिए यहाँ पर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ऐड एंड अदर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर चालान का डिटेल देना है, यहाँ पर चालान की डिटेल में BSR कोड देना होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट देना होता है, या सीरियल नंबर देना होता है जो कि हमें चालान में लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर अमाउंट देना होता है। उसके बाद जो सेव लिखा हुआ है सेव पे क्लिक कर देंगे। जब हम सेव कर देंगे तो ये चालान के अमाउंट हमारे टोटल टैक्स पेड अमाउंट में ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल टैक्स पेड हमारा जो भी TDS कटा है और जो हमने जमा किया है वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। और फिर यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा टैक्स पेड अमाउंट और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी दोनों अमाउंट सेम है या नहीं ना। फिर अगर सेम है तो ठीक है। फिर उसके बाद हम वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी को दोबारा से कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर कंफर्म कर देंगे। तो ये देखिए हमारे सभी
पार्ट है ये हमारे कंफर्म हो गए हैं। कंफर्म होने के बाद फिर हम यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ये लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्लेस शहर का नाम डालेंगे जिस शहर में आप रहते हैं, और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख कुछ एक एरर आ रही है, तो जो एरर लिखी है वहीं पर हम क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पर एरर को सोल्व होना है वहाँ पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहुँच गया है। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एरर क्या आ रही है कि यहाँ पर एग्जाम्प्ट अलाउंसेस लिखे हुए हैं और यहाँ पर अमाउंट नहीं आ रहा है, यह कुछ सिस्टम एरर हो रही है यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से। तो यहाँ पर हम एक एक करके सबको डिलीट कर देंगे। जो हमें नहीं चाहिए वही डिलीट करनी है और जो हमें चाहिए वो डिलीट नहीं करना है, क्योंकि हमारे HRA का अमाउंट है तो उसको डिलीट नहीं करना। इसके अलावा जो भी यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है उन सभी को एक एक करके हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ये डिलीट कर दिए हैं और फिर ये सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके कंफर्म कर देंगे। और फिर आगे ऐसे ही एक एक करके सभी पार्ट्स है इनको हमें दोबारा से कंफर्म करना है। तो देखिए टोटल डिडक्शन है, इसको भी हम दोबारा से कंफर्म करेंगे, टैक्स पेड को भी कंफर्म करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे कंफर्म कर दिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। आप फिर दोबारा से बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है, तो मेरा कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। फिर उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन है 3 कि आप किस तरह से यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ और दूसरा है ई वेरीफाई लेटर और तीसरा है वेरीफाई बाया ITR-B। मैं करूंगा ई वेरीफाई लेटर पे, और उसका क्योंकि हम बाद में इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आप खुद अपनी रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आप ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, OTP जाएगा आपके आधार पे, जो आधार में आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल पर OTP जाएगा। ये आप हाथ के हाथ यहीं पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ ई वेरीफाई लेटर, मैं बाद में इसको वेरीफाई करूंगा। अब मैंने यहाँ पर ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया काइंडली ई वेरीफाई द रिटर्न विद इन 30 डेज, यानी आपको 30 दिन के अंदर इसको वेरीफाई करना है। अभी तो सबमिट हो जाएगी लेकिन वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है 30 दिन के अंदर। तो ये मैंने पढ़ लिया। अब उसके बाद ये कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने अब सबमिट कर दिया फिर आगे आप इसको एडिट नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब इसको मैं सबमिट कर दूंगा। अब ये देखिए सबमिटेड सक्सेसफुल और फिर मैं प्रोसीड लिखा हुआ यहाँ क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देखिए मेरी यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड योर रिटर्न, तो मेरी रिटर्न सक्सेसफुल हो गई है। अब मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे कर्सर रखेंगे, फिर आगे फाइल इनकम टैक्स, फिर ई वेरीफाई रिटर्न लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये डिटेल आ गई है कि आपकी एक ITR है जो कि वेरीफाई होना है, तो उसके लिए यहाँ पर ई वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ई वेरीफाई के लिए यहाँ पर आपको कई तरह से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर, दूसरा है DSC और फिर इसके नीचे है EBC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन जो होता है वो होता है अगर आपका यहाँ पर अकाउंट वैलिडेट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल आपके बैंक अकाउंट में उस पर EBC का कोड जाएगा वो आपको देना है। लेकिन मैं यहाँ पर करूंगा ऊपर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल और फिर जनरेट आधार OTP लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका OTP चला गया है उस नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपके आधार में है। अब मैं यहाँ पर OTP दूंगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने OTP दे दिया और OTP देने के बाद वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न पहले सबमिट हुई थी और अब वो वेरीफाई भी हो गई है।
तो मेरा फाइनल काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब मुझे एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है और यहाँ पर जो हमारी रिटर्न है उसको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम उसके लिए हमें यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट पे डाउनलोड करना है, तो एक्नॉलेजमेंट पे डाउनलोड करेंगे और रिटर्न को डाउनलोड करना है तो रिटर्न पे डाउनलोड करेंगे। तो हम पहले डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट को करेंगे, तो हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए हमारी यहाँ डाउनलोड हो रही है और यहाँ पर हम पाथ देंगे, तो मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया और इसको सेव कर लिया, तो मेरे सिस्टम में ये सेव हो गई। उसके बाद हम क्लिक करेंगे डाउनलोड रिटर्न पे, तो ये देखिए मैंने डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर सेव कर लिया है, तो मेरी ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ अपना एक्नॉलेजमेंट और अपनी रिटर्न का फॉर्म। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है एक्नॉलेजमेंट। फिर अब देखिए ये है मेरे रिटर्न का फॉर्म। तो इस तरह से मेरा डाउनलोड हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न ओल्ड रिजिम में जमा हो गई है और वो भी बिना किसी परेशानी के। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना चाहते हैं ओल्ड रिजिम के हिसाब से, यानी ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हुए, तो आप किस तरह से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से जमा कराएं और आप जो 3000 से लेकर के 5000 रुपये अपने सीए या अकाउंटेंट को देते हैं वो आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।